गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं, लेकिन अब हम लोग रेगुलरली मिलते रहेंगे। अब आप लोग को रेगुलर वे में वीडियोस मिलता रहेगा। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक क्लोज टेस्ट को डिस्कस करते हैं। और ये जो क्लोज टेस्ट है ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का है, एसएससी का पूछा हुआ है। हम लोग इस क्लोज टेस्ट को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग इस क्लोज टेस्ट को देखते हैं। देखिए, ये आपका क्लोज टेस्ट है। ये आपके प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्लोज टेस्ट है। और इस क्लोज टेस्ट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और कैसे डिस्कस करेंगे? हम लोग चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। क्लोज टेस्ट का 4 ऑप्शन होता है, जिसमें से एक आपका आंसर होता है और बाकी तीनों आंसर नहीं होता है। तो हम लोग ये तो डिस्कस करेंगे ही कि ये आंसर हुआ है, हम लोग यह भी डिस्कस करेंगे कि बाकी तीनों आंसर क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा, बड़े पैमाने पर हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका बोर्ड पर आपका क्लोज टेस्ट है। इसको आप एक 10 सेकेंड का समय है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बना लीजिए। एक बार आप खुद से बनाकर देखिए और देखिए कितना आपका सही होता है और कितना गलत होता है। मेरे ख्याल से सारा का सारा आपका सही होगा। बस आपके पास 10 सेकेंड का समय आपको दे रहे हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। हो गया? आपने देख लिया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। और इस क्लोज टेस्ट को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में, हर एक ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे पार्ट में हम लोग तोड़कर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको देखिएगा। देखिए, सबसे यहां पर लिखा क्या हुआ है, देर इज नो रीजन टू बी डैश बाय इंडिया पॉवर्टी। कह रहा है कि ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम इंडिया के पॉवर्टी से डैश हो सके। तो सबसे पहली बात देखिए, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? हर किसी को पता है, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ये जो पॉवर्टी लिखा हुआ है, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ये जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, है ना। और इसी का अगर हम साइनो कह दें तो इसका साइन होता है पेन्यूरी। पेन्यूरी गरीबी का साइन होता है, अंग्रेजी में जब उसको हम बोलेंगे तो इसका होता है पेन्यूरी। ठीक है ना। अब एक बात और समझिएगा। देखिए, शुरू में यहां पर लिखा हुआ देयर। एक बात देयर के बारे में आप जान लीजिए कि देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। और देयर के बाद जो भी वर्ब आता है वो कभी भी देयर के अनुसार नहीं होता है। देयर के बाद आप सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं और देयर के बाद प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो देयर के बाद जो भी वर्ब आता है वह उसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार होता है। देयर के बाद जो भी नाउन आता है उसी नाउन के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, यहां पर देयर के बाद यहां पर देखिए रीजन, ये जो लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन आपका यहां पर नाउन है। ये जो पोर्शन यहां पर लिखा हुआ है ये आपका नाउन है। और ये नाउन देखिए आपका सिंगुलर नाउन है। कैसे पता चला ये सिंगुलर नाउन है? तो अगर नाउन में एस लगा होता है तब ये जनरली प्लूरल होता है, और एस नहीं लगा होता है तब जनरली सिंगुलर होता है। तो ये रीजन आपका यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन है तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्ब लिखा हुआ है ये वर्ब भी आपका यहाँ पर सिंगुलर लिखा हुआ है। तो ये जो इज लिखा हुआ है ये क्या है? बिल्कुल सही है ना। अब एक बात और समझिएगा, ये नाउन है। अब एक बात जान लीजिए, नाउन के पहले कुछ भी आ जाए जो नाउन के बारे में बात करता है वो एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। फिर से समझिएगा, नाउन के पहले कुछ भी आ जाए और वो नाउन के बारे में बात करे वह आपका एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। तो ये जो नो लिखा हुआ है ये नो भी आपका क्या है? एडजेक्टिव है। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक वर्ड और जान लीजिए, एक चीज आप जान लीजिए। दो वर्ड होता है, एक वर्ड आपका होता है नो और एक वर्ड आपका होता है नॉट। ये दो वर्ड होता है। ठीक है ना। एक वर्ड आपका होता है नो और एक वर्ड होता है आपका नॉट। ये जो नो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो नो होता है ये नो आपका एडजेक्टिव होता है। ये जो नो आपका है ये नो एडजेक्टिव है। और ये जो नॉट होता है ये नॉट आपका एडवर्ब होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि नो आपका एडजेक्टिव होता है और नॉट आपका एडवर्ब होता है। तो देखिए यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले ये आ गया, नाउन के पहले यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये जो नो लिखा हुआ है ये नो आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने दो बातें सीखी। क्या? कि देयर के बाद जो भी वर्ब आता है वह कभी देयर के अनुसार नहीं आता है बल्कि उसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार आता है। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। पहली बात। दूसरी बात,
नो आपका एडजेक्टिव होता है यानी कि डिटर्मिनर होता है, नो आपका एडजेक्टिव होता है जबकि नॉट आपका एडवर्ब होता है। तो ये तो हम इस सेंटेंस में जो भी वर्ड है उसके बारे में हम लोग सीखे। अब हम लोग ऑप्शन पर आते हैं। अब ये चारों जो ऑप्शन लिखा हुआ है, अब हमको ये देखना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सटीक होगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि देयर इज नो रीजन, ऐसा कोई भी कारण नहीं है टू बी। अब देखिए यहां पर बी लिखा हुआ है, ये जो बी लिखा हुआ है ये बी वर्ब है। एक बात और समझिएगा, अगर कहीं भी बी वर्ब लिखा होता है तो उसके बाद भी3 का प्रयोग किया जाता है। बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर ये सब होता है। अगर बी वर्ब के बाद भी3 आ गया तो वो सेंटेंस पैसिव में होता है। फिर से समझिएगा, बी वर्ब के बाद भी3 का प्रयोग किया जाता है और ये भी3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर बी वर्ब के बाद भी3 आ गया तो वो सेंटेंस आपका पैसिव में होता है। देखिए यहाँ पर बाय लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका क्या है, पैसिव में है। और ऑप्शन में जो भी आएगा, इस ब्लैंक में जो भी आएगा वो आपका भी3 ही होगा। तो देखिए ये चारों ऑप्शन आपका भी3 ही लिखा हुआ है ना, तो चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब हमको सेंटेंस के अनुसार देखना है कि यहां पर कौन सा ऑप्शन हमारा सटीक होगा। तो देखिए कह रहा है कि देयर इज नो रीजन टू बी, बी मतलब होता है होना, कह रहा है कि डैश होने का कोई रीजन नहीं है, इंडिया के गरीबी से डैश होने का कोई भी रीजन नहीं है। ठीक है, तो इंडिया की गरीबी से क्या होने का कोई भी रीजन नहीं है, क्या टेकन का कोई रीजन नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये ऑप्शन के अनुसार ये तो ऐसे ही गलत हो गया, टेकन नहीं हो सकता है। मेंशन भी नहीं होगा, मेंशन का अर्थ होता है किसी भी चीज को बतलाना, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए या स्टार्टेड और सरप्राइज, तो कह रहा है कि भारत के गरीबी से डैश होने का कोई भी रीजन नहीं है, तो क्या चीज होने का, आश्चर्यचकित होने का कोई भी रीजन नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, सरप्राइज। अब समझिएगा ये जो सरप्राइज लिखा हुआ, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है ना। और इसी का जो साइनो होता है, आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं एस्टोनिस्ट, एस्टोनिस्ट। आप चाहें तो इसी को आप लिख सकते हैं फ्लेवर गस्टेड, फ्लेवर गस्टेड। इन सब का अर्थ क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। अब एक बात और समझिएगा, ये देखिए यहां पर टेकन लिखा हुआ है, टेकन। अब एक वर्ड और होता है, एक वर्ड आपका और होता है, एक वर्ड होता है टेकन अबैक, एक वर्ड होता है टेकन अबैक, टेकन अबैक, और इसका अर्थ भी होता है सरप्राइज्ड, इसका अर्थ भी होता है सरप्राइज। तो अगर यहां पर अबैक लिखा होता तब हमारा ये भी आंसर हो सकता था। फिर से समझिएगा, अगर टेकन के बाद यहां पर अबैक लिखा होता तो हमारा ये भी आंसर हो सकता था, क्योंकि टेकन अबैक का अर्थ भी होता है सरप्राइज। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो टेकन अबैक लिखा हुआ है इसका यूज जो होता है सिर्फ आपका पैसिव में होता है, ये कभी भी एक्टिव में यूज नहीं किया जाता है। ये ऐसा वर्ब है कि इसका यूज आपका सिर्फ और सिर्फ आपका पैसिव में ही होगा। ठीक है, तो दो तीन बातें हम लोग से ये बार बार पूछता है, सरप्राइज का बार बार ये सब बार बार पूछा जाता है। स्टार्ट मतलब होता है किसी भी चीज को शुरू करना, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, बिगिन। आप चाहे तो यहां पर आप बिगिन लिख सकते हैं, आप चाहे तो कमेंस भी लिख सकते हैं। इन सब का अर्थ होता है शुरू करना। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। यहां से हमने क्या सीखा, हमने सीखा नो आपका एडजेक्टिव होता है और नॉट आपका एडवर्ब होता है, पहली बात। दूसरी बात, देयर के बाद जो भी वर्ब आता है वह देयर के अनुसार नहीं होता है बल्कि उसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार। ठीक है, तो पहला आंसर, पहला ऑप्शन में आपका आंसर होगा सरप्राइज, ये जो लिखा हुआ है ये आपका पहला आंसर। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ देखिए, लिखा हुआ है एवरी डे थाउजेंड्स आर बॉर्न, कह रहा है कि रोजाना, डेली क्या होता है कि हजारों की संख्या में लोग क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। डेली हजारों की संख्या में लोग क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। अब यहां पर देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब एक बात समझिए, देखिए यहां पर देखिए लिखा हुआ एवरी डे, एवरी डे दो वर्ड होता है, समझिएगा दो वर्ड होता है। एक वर्ड आपका होता है एवरी डे, एक वर्ड होता है आपका एवरीडे, और एक वर्ड आपका होता है एवरीडे। दोनों में अंतर देखिए,
एवरीडे दोनों एवरीडे लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला एवरीडे ऐसा है कि एवरी और डे अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला एवरीडे देखिए एक में लिखा हुआ है। जब कभी भी एवरी और डे दोनों अलग अलग लिखा हुआ रहे तो समझिएगा कि वह एवरीडे आपका एडवर्ब होता है, लेकिन जब एवरी और डे एक में मिलाकर लिखा हुआ रहे तब समझ जाइए कि वह एवरीडे आपका एडजेक्टिव होता है। तो ये जो एवरीडे यहां पर लिखा हुआ है, ये वाला जो एवरीडे लिखा हुआ, ये एवरीडे आपका एडवर्ब है, ये वाला एवरीडे एडवर्ब है, लेकिन ये वाला एवरीडे जो है ये एवरीडे आपका एडजेक्टिव होता है। फिर से समझिएगा, जब कभी भी एवरी और डे को एक में मिलाकर लिखा जाता है तो वो आपका एवरीडे एडवर्ब होता है। जैसे ही कम्स हेयर एवरी डे, ही कम्स हेयर एवरी डे। एक एग्जांपल देते हैं, हम यहां पर लिखते हैं ही कम्स हेयर एवरी डे। और एक सेंटेंस और लिखते हैं, देखिए हमने यहां पर लिखा ही कम्स हेयर एवरी डे, और दूसरा हमने लिखा दिस इज एन एवरीडे प्रॉब्लम। तो यहां पर ये जो एवरीडे लिखा हुआ है, समझिएगा ये जो एवरीडे लिखा हुआ है ये वाला एवरीडे आपका यहां पर एडवर्ब है, और ये वाला जो एवरीडे लिखा हुआ है ये वाला एवरीडे आपका यहां पर एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि यहां पर ये वाला पोर्शन देखिए आपका क्या है, नाउन है। तो याद रखिएगा एवरी और डे, ये पूछा गया है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया है, एवरी और डे को जब एक में मिलाकर लिखा जाता है तब वो आपका एडजेक्टिव होता है, और जब एवरी और डे को अलग अलग करके लिखा जाता है तो वो आपका एडवर्ब होता है। तो ये वाला आप समझ लीजिए, है ना। अब इस सेंटेंस में और देखिए, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर एडवर्ब है, ये जो यहाँ पर एवरीडे लिखा हुआ है ये एवरीडे आपका यहाँ पर एडवर्ब है ना। अब देखिए कह रहा है थाउजेंड्स आर बॉर्न, कह रहा है कि रोजाना क्या होते हैं कि हजारों लोग जन्म लेते हैं। तो अब देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, थाउजेंड्स जो लिखा हुआ ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाला वर्ब है, और ये जो बॉर्न यहां पर लिखा हुआ है ये बॉर्न आपका यहां पर एडजेक्टिव है। अब इस बॉर्न के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले हम लोग बॉर्न के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो एक नया स्लाइड हम लोग देखते हैं, देखिए एक हम लोग लिखते हैं, एक वर्ब होता है आपका बियर, एक वर्ब आपका होता है बियर। बियर का अर्थ होता है सहना, बर्दाश्त करना। बियर का अर्थ होता है सहना, बर्दाश्त करना। और इसका V2 जो होता है, इसका V2 होता है बोर, और V3 जो होता है आपका बॉर्न होता है ना। ये इसी को आप चाहे तो ये जो बियर लिखा हुआ आप चाहे तो इसको टॉलरेट भी कह सकते हैं, टॉलरेट। आप चाहे तो इसी को आप पुट अप विथ भी कह सकते हैं, पुट अप विथ, सबका मीनिंग एक ही होता है। तो याद रखिएगा, एक बियर का अर्थ होता है सहना और बर्दाश्त करना, बियर का एक और अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है बोझा उठाना, किसी भी चीज का भार उठाना। तो बियर का दो अर्थ होता है, एक होता है सहना और बर्दाश्त करना, और दूसरा अर्थ होता है बोझ उठाना, बोझ उठाना। और दोनों का V2 और V3 वही सेम होता है, ठीक है ना। अब एक बात और समझिएगा, एक और बियर होता है, एक और बियर होता है, ये वाला बियर, और इस बियर का अर्थ होता है जन्म देना, जन्म देना। और इसका V2 जो होता है, इसका V2 होता है बियर, बोर और बॉर्न। फिर से समझिएगा, फिर से एक बात समझिएगा, देखिए ये जो बियर होता है इसका दो अर्थ होता है, एक होता है सहना, बर्दाश्त करना, और दूसरा होता है बोझ उठाना। बोझ उठाना मतलब कैरी करना, किसी भी चीज को कैरी करना। और दोनों का V2 बोर और बॉर्न होता है। और ये वाला जो बियर है इसका अर्थ होता है जन्म देना, और इसका एक V2 होता है लेकिन दो V3 होता है, एक आपका बॉर्न होता है और एक ये वाला बॉर्न होता है। अब इस दोनों में अंतर समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस दोनों में अंतर समझिए। ये वाला जो ऊपर वाला बॉर्न है इसका यूज सिर्फ वर्ब के रूप में होता है, लेकिन ये वाला जो बॉर्न है इसका यूज आपका सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में होता है, इसका यूज कभी भी वर्ब के रूप में नहीं होता है। फिर से समझिएगा, ये वाला जो बॉर्न है इस बॉर्न का यूज आपका केवल वर्ब के रूप में होता है,
और ये वाला जो बॉर्न है इसका यूज आपका सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो होता है इसका यूज जो होता है वर्ब के रूप में होता है, यूज्ड एज अ वर्ब, यूज्ड एज अ वर्ब। और ये वाला जो बॉर्न है इसका यूज जो होता है केवल एडजेक्टिव के रूप में होता है, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। कैसे? तो एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, शी हैज बॉर्न 5 चिल्ड्रन। और दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, बापू वॉज बॉर्न इन गुजरात। देखिए ये वाला, देखिए ये हैज के बाद भी3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला बॉर्न जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन ये वाला बॉर्न देखिए ये पैसिव में नहीं है। आप यह मत समझिएगा कि ये वाला पैसिव में है, बियर वर्ब का पैसिव नहीं बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला आपका एडजेक्टिव और ये वाला आपका क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर ये जो बियर लिखा हुआ है ये वाला आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये वाला जो लिखा हुआ है ये आपका एडजेक्टिव है और ये वाला जो लिखा हुआ है ये आपका वर्ब है। इस बात का याद रखिएगा, ठीक है ना, ये वाला याद रखिएगा। एक और बियर होता है, एक और बियर होता है ये वाला। बेयर, इसको पढ़ते हैं बेयर, बेयर मतलब होता है भालू, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, BEAR, बेयर, बेयर मतलब होता है भालू। और एक और बियर होता है वो पीने वाला होता है, जो होता है ना शराब टाइप का होता है, उसको हम लोग कहते हैं ये वाला बियर, बियर, ये वाला बियर होता है, ठीक है। तो बियर के बारे में ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बस आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला याद रखना है कि जब बियर का अर्थ जन्म देना होगा, समझिएगा बियर का 2 अर्थ होता है, एक होता है सहना या बर्दाश्त करना और एक बियर का अर्थ होता है बोझा उठाना। तो जब चाहे सहना या बर्दाश्त करना हो या बोझा उठाना हो, इसका V2 आपका बोर होगा और V3 आपका बॉर्न होगा। लेकिन बियर का अर्थ जब जन्म देना होगा तब इसका V2 आपका बोर होगा और V3, 2 V3 होता है, एक होता है बॉर्न और एक होता है बॉर्न। और ये वाले V3 का यूज सिर्फ वर्ब के रूप में किया जाएगा और ये वाला जो V3 होगा इसका यूज सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में होगा। तो देखिए यहां पर क्या है, देखिए लिखा हुआ है एवरीडे थाउजेंड्स आर बॉर्न। तो देखिए बी वर्ब के बाद ये वाला आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आगे देखिए, मेडिसिन डैश हेल्प्ड पीपल टू लिव लॉन्गर। कह रहा है कि मेडिसिन ने मदद किया है, क्या मदद किया है, लोगों को लंबा जीने में। पहले देखिए, पहले लोग क्या होते थे कि जल्दी मर जाते थे, बीमारी होती थी लोग मर जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब ऐसा ऐसा दवाई आ गया है, ऐसे ऐसे दवाई का इन्वेंशन हो चुका है कि अब क्या होता है कि लोग बहुत दिन तक जीते हैं। और इसमें लंबा जीने में मदद कौन कर रहा है, तो मेडिसिन कर रहा है। तो वही कह रहा है कि मेडिसिन, अब देखिए इस सेंटेंस में देखिए यहां पर ये जो मेडिसिन लिखा हुआ ये मेडिसिन आपका सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज किया जाता है। आपको पता है कि वर्ब का यूज जब भी होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार होता है, और ये सब्जेक्ट देखिए आपका सिंगुलर है, मेडिसिन सिंगुलर है। नाउन में जब एस लगता है तभी ये प्लूरल होता है। तो ये जो यहाँ पर मेडिसिन लिखा हुआ है ये मेडिसिन आपका क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो ये वाला देखिए ये मेन वर्ब है, ये V3 लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ पर V3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, और ऐसा हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ये जो हैव लिखा हुआ ये हैव आपका प्लूरल होता है, ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। ये आर लिखा हुआ ये आर भी आपका प्लूरल होता है, ये 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों आपका क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब या तो डिड होगा या नहीं तो क्या होगा, हैज होगा। तो एक बात और समझ लीजिएगा, एक अगर कहीं भी ये लिखा हुआ रहता है, अगर कहीं पर डू लिखा होता है, अगर कहीं पर डज रहे, या अगर कहीं पर डिड लिखा होता है, तो इन तीनों के बाद हमेशा V1 का यूज होता है। फिर से समझ लीजिएगा, अगर कहीं भी डू डज या डिड, एक चीज और होता है मॉडल वर्ब,
एक मॉडल वर्ब भी होता है। अगर कहीं पर मॉडल वर्ब या ये डू डज डिड लिखा हुआ रहे तो उसके बाद हमेशा V1 का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप डिड लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए ये V3 लिखा हुआ है। अगर ये V3 है तब तो आपका डिड हो ही नहीं सकता है। तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। तो क्या हो गया है? तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने दो बातें सीखी। क्या? कि पहली बात एवरीडे और एवरीडे में अंतर, ठीक है ना। ये वाला एवरीडे आपका एडवर्ब होता है, ये वाला जब दोनों अलग अलग रहे एवरीडे तब ये एडवर्ब होगा, और जब एवरी और डे एक में रहता है तब ये आपका एडजेक्टिव होता है। पहली बात। दूसरी बात, बियर का अर्थ जब जन्म देना होता है तब इसका दो भीतरी होता है, एक BORNE और एक BORN। तो BORN वाला जो होता है उसका यूज सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में होता है, और BORNE वाला होता है उसका यूज आप वर्ब के रूप में कर सकते हैं। आगे देखिए, देखिए लिखा हुआ है द डेथ रेट हैज डैश चेंज्ड, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, यहां पर ये रेट आपका समझिएगा, डेथ आपका नाउन होता है, ये डेथ जो लिखा हुआ है नाउन है, और रेट लिखा हुआ ये भी आपका क्या है, नाउन है। जब दो नाउन एक साथ आता है, फिर से समझिएगा, ये वाला पोर्शन देखिए, यहां पर ये वाला पोर्शन आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला पोर्शन हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला पोर्शन जो लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन मेन वर्ब है, और ये वाला पोर्शन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दो ही चीज होता है, फिर से समझिएगा, सब्जेक्ट दो ही चीज होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यहां पर देखिए डेथ भी नाउन होता है, रेट भी नाउन होता है। जब दो नाउन एक साथ आता है तब वो कंपाउंड नाउन बन जाता है। फिर से समझिएगा, जब दो नाउन का यूज एक साथ होता है तब वो कंपाउंड नाउन बन जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं स्कूल टीचर, स्कूल भी नाउन और टीचर भी नाउन, लेकिन दोनों मिलकर क्या बन गया, स्कूल टीचर हो गया कंपाउंड नाउन। क्लास टीचर, क्लास भी नाउन टीचर भी नाउन, क्लास टीचर, ठीक है। तो याद रखिएगा जब दो नाउन एक साथ आता है तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड नाउन। तो ये आपका कंपाउंड नाउन, ठीक है। अब देखिए हैज लिखा हुआ है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है। अगर इस ब्लैंक में यहां अगर कोई, अगर ये ब्लैंक यहां पर नहीं होता फिर भी हमारा सेंटेंस क्या होता, सही हो जाता। फिर से समझिएगा, अगर यहां पर ब्लैंक नहीं रहता, कुछ भी नहीं लिखा होता, फिर भी हमारा सेंटेंस क्या होता, सही होता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता। लेकिन अगर यहां पर ब्लैंक दिया हुआ है तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप के बीच में सिर्फ एक ही चीज का यूज होता है और वो एडवर्ब का यूज होता है। फिर से समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपके एडवर्ब का यूज किया जाता है। इसका मतलब ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक में यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका एडवर्ब ही आएगा और दूसरा कुछ भी नहीं आ सकता है। लेकिन ये वाला देखिए बेनिफिटेड, ये आपका वर्ब है, V2 लिखा हुआ, V2 या V3 कभी भी एडवर्ब का काम नहीं करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही खत्म हो, ये ऑप्शन आपका ऐसे ही खत्म हो गया। अब ये तीन ऑप्शन हो सकता है, ट्रिमेंडसली, एक्सट्रीमली और पॉजिटिवली। अब देखिए कह रहा है डेथ रेट जो है वह डैश चेंज हो गया। क्या डेथ रेट पॉजिटिवली चेंज हुआ है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पॉजिटिवली और निगेटिवली की तो बात ही नहीं की जा रही है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, है ना। अब देखिए डेथ रेट चेंज हो गया है, कैसा चेंज हो गया, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। पहले मृत्यु दर क्या था कि बहुत ज्यादा था, लेकिन अब क्या हो गया, मृत्यु दर बहुत कम हो गया। तो डेथ रेट जो है वो चेंज हो गया। दोनों का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, ट्रिमेंडसली का भी अर्थ होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली का अर्थ भी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो दोनों हो सकता है, लेकिन अब हमको ये सोचना है कि दोनों में से कौन सा होगा। देखिए ये जो ट्रिमेंडसली लिखा हुआ है एक्चुअली में साइज वगैरह के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर साइज वगैरह की बात नहीं हो रही है, हमको एडवर्ब ऑफ डिग्री चाहिए। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होगा, एक्सट्रीमली, यानी कि बहुत ज्यादा। एक्सट्रीमली का अर्थ होता है मच, वेरी मच, का अर्थ होता है वेरी मच, का अर्थ होता है वेरी मच। तो डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। किस कारण से चेंज हुआ है, तो मेडिसिन के कारण, मेडिसिन, नया नया मेडिसिन का इन्वेंशन हुआ है, के कारण क्या हो गया है कि डेथ रेट क्या हो गया, बहुत ज्यादा चेंज कर गया। आगे देखते देखिए, लिखा हुआ अनलेस द बर्थ रेट डिक्लाइंस, अनलेस द बर्थ रेट डिक्लाइंस। सबसे पहली बात एक बात समझिएगा, देखिए यहां से देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, यहां से यहां तक आपका एक सेंटेंस है,
ये वाला एक सेंटेंस है, ठीक है ना। और यहां से एक दूसरे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, यहां से एक दूसरा सेंटेंस है, ये वाला एक दूसरा सेंटेंस है, यहां पर दो सेंटेंस है, यहां पर दो सेंटेंस है। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, एक कंजंक्शन चाहिए। तो कंजंक्शन देखिए, ये अनलेस जो लिखा हुआ है, ये अनलेस आपका कंजंक्शन है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला आपका कंजंक्शन है ना। और ये निगेटिव कंजंक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग निगेटिव होता है। आपको पता है अनटिल और अनलेस ये दोनों आपका निगेटिव वर्ड है, निगेटिव कंजंक्शन के रूप में यूज होता है। अनटिल जो होता है वो टाइम को बतलाता है, और अनलेस जो होता है वो कंडीशन को बतलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पर ये कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो यहाँ पर ये कंजंक्शन का यूज हुआ है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि द बर्थ रेट डिक्लाइंस, बर्थ रेट जो हो गया है वह घट गया। अब एक बात समझिएगा, एक वर्ड देखिए यहाँ पर डिक्लाइन लिखा हुआ, डिक्लाइन, डिक्लाइन का दो अर्थ होता है। ये जो डिक्लाइन लिखा हुआ है, डिक्लाइन, डिक्लाइन का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है घटना, डिक्लाइन का एक अर्थ होता है घटना, कम होना, तो कहते हैं कम होना, घटना या कम होना, ठीक है ना। इसी को आप चाहे तो डिक्रीज भी कह सकते हैं, डिक्लाइन को आप कह सकते हैं डिक्रीज, या आप चाहे तो लेसन भी कह सकते हैं, है ना। तो एक अर्थ होता है डिक्लाइन का, एक अर्थ होता है कम होना। डिक्लाइन का एक अर्थ और होता है, डिक्लाइन का एक अर्थ होता है मना करना, किसी भी चीज के लिए मना करना, मना करना, यानी कि रिजेक्ट, डिनाय, नेग्लेक्ट, है। तो याद रखिएगा, डिक्लाइन का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है घटना, और एक अर्थ होता है डिक्लाइन का मना करना। तो यहाँ पर घटने के बारे में बात हो रही है, कह रहा है कि जब तक कि बर्थ रेट घट नहीं जाता है, अनलेस का मतलब होता है कि जब तक कि नहीं, तो जब तक कि बर्थ रेट घट नहीं जाता है, डैश इज नो पॉसिबिलिटी फॉर इंडिया टू सी गुड डेज, कह रहा है कि इंडिया के लिए कोई संभावना नहीं है, अच्छे दिनों की कोई संभावना नहीं है। देखिए हमारी जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारा बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। तो जब तक बर्थ रेट घटेगा नहीं, तब तक हमारे देश में अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। वही कह रहा है कि अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, अनलेस द बर्थ रेट डिक्लाइंस, जब तक कि बर्थ रेट घट नहीं जाता। बर्थ रेट देखिए आपका सिंगुलर है, ये जो लिखा हुआ ये आपका सिंगुलर है, तो वर्ब जो लिखा हुआ ये वर्ब भी आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ये वाला आपका सिंगुलर है और वर्ब आपका सिंगुलर। तो देखिए यहां तक देखिए एक सेंटेंस है, यहां से एक सेंटेंस है, और यहां से एक और सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, और ये जो इज लिखा हुआ ये इज आपका यहाँ पर वर्ब है, ये इज वर्ब है। इसका मतलब ये जो ब्लैंक लिखा हुआ, इस ब्लैंक में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सब्जेक्ट ही आ सकता है। इस ब्लैंक में सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट ही आ सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट कौन सा होता है, देखिए ये भी आपका अब देखिए ये वाला यहां पर देखिए देयर लिखा हुआ और ये वाला इट्स लिखा हुआ, ये दोनों आपका पॉजिटिव केस है, समझिएगा। देयर और इट्स जो होता है ये दोनों आपका पॉजिटिव केस है, ये कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। देयर और इट्स जो होता है ये पॉजिटिव केस होता है, ये कभी भी नाउन के बिना नहीं आ सकता है, इसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा, ठीक है। देयर और इट्स जो होता है ये दोनों आपका पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, इसके बाद हमेशा एक नाउन का यूज होगा। लेकिन यहां पर देखिए हमको सब्जेक्ट चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, ये दोनों आपका एडजेक्टिव है, इसलिए हमको एडजेक्टिव की जरूरत ही नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका ऐसे ही खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो गया और ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अब देखिए ये जो दोज लिखा हुआ है, दोज आपका प्लूरल होता है, समझिएगा एक बात समझिएगा, एक आपका होता है दिस, एक आपका होता है दिस, और इसी का प्लूरल आपका दीज हो जाता है, ठीक है। एक आपका होता है दैट, और इसी का प्लूरल आपका दोज हो जाता है, इसी का प्लूरल दोज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों आपका सिंगुलर है, ये दोनों आपका सिंगुलर है, और ये दोनों आपका प्लूरल है, ये दोनों आपका प्लूरल है। तो दोज जो होता है ये आपका प्लूरल है, ये जो दोज लिखा हुआ है ये दोज आपका यहाँ पर प्लूरल है, ये दोज आपका यहाँ पर प्लूरल है। लेकिन यहाँ पर वर्ब देखिए हमारा वर्ब क्या है, सिंगुलर है, इज आपका क्या है, सिंगुलर है। अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन दोज आपका क्या है, प्लूरल है, इसलिए दोज आपका यहाँ पर नहीं होगा। क्या होगा?
देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। अब समझिएगा, ये देखिए पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी आपका नाउन है, और अभी आपको बतलाया नाउन के पहले जो भी आता है वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये देखिए नो आपका यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। अभी आपको बतलाए थे कि नो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। देखिए नाउन के पहले यहाँ पर नो आ गया, तो नो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अभी हम लोग पढ़े थे नो एडजेक्टिव होता है, लेकिन नॉट जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, देयर हो गया। आगे देखिए, अब देखिए बट, फिर देखिए बट आपका कंजंक्शन है, ये बट आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। अभी अनलेस पढ़े थे, अनलेस आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन था, और ये बट जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कंट्रास्ट को बतलाता है। बट इंडियंस आर अकस्टम्ड टू हैविंग मोर एंड मोर चिल्ड्रन, कह रहा है कि लेकिन इंडियंस के पास जो है वो उनको आदत होती है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की। अब एक बात और समझिएगा, देखिए यहाँ पर अकस्टम्ड टू लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं अकस्टम्ड टू का क्या अर्थ होता है। देखिए एक नया स्लाइड दे, एक सेंटेंस लिखते हैं। एक सेंटेंस ये ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, और दूसरा सेंटेंस लिखते हैं ही इज यूज्ड टू वर्क हार्ड। दो सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। देखिए दो सेंटेंस लिखे हैं, एक सेंटेंस लिखे हैं ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, और दूसरा लिखे हैं ही इज यूज्ड टू वर्क हार्ड। अब देखिए यहां भी हमने यूज्ड टू का प्रयोग किया है, ये भी यूज्ड टू लिखा हुआ है और यहां भी यूज्ड टू लिखा हुआ है, लेकिन दोनों यूज्ड टू में अंतर देखिए। दोनों, ये वाला यूज्ड टू जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, ये वाला देखिए यहाँ पर ये वाला यूज्ड टू ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, और ये वाला पोर्शन देखिए ये आपका बी वर्ब है, ये वाला आपका बी वर्ब है। अब एक बात और समझिएगा, अगर कभी भी, अगर कभी भी कहीं भी, अगर कहीं भी कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अगर कहीं भी कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर यूज्ड टू लिखा हुआ रहे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर यूज्ड टू लिखा हुआ रहे, तब समझ जाइएगा कि ये जो यूज्ड टू है ये यूज्ड टू आपका मॉडल है, ये वाला यूज्ड टू आपका मॉडल है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर यूज्ड टू लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि ये यूज्ड टू आपका मॉडल है। लेकिन अगर कभी भी, लेकिन अगर कभी भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के बाद या तो बी वर्ब लिखा हुआ रहे या नहीं तो गेट वर्ब लिखा हुआ रहे, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ रहे, या तो बी वर्ब लिखा हुआ है या गेट वर्ब लिखा हुआ है, और उसके बाद अगर यूज्ड टू लिखा हुआ रहे, तब समझ जाइए कि ये यूज्ड टू जो है ये आपका एडजेक्टिव है। यूज्ड टू जो है ये आपका एडजेक्टिव है। फिर से एक बात समझिएगा, यूज्ड टू का प्रयोग दोनों तरह से किया जाता है, एडजेक्टिव के जैसा भी होता है और मॉडल के जैसा भी होता है। यूज्ड टू एडजेक्टिव तब होगा अगर यूज्ड टू के पहले कोई बी वर्ब रहे, बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब, या गेट वर्ब। अगर यूज्ड टू के पहले बी वर्ब या गेट वर्ब है तब ये यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है। लेकिन अगर यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू आ गया तब ये आपका मॉडल हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर देखिए ये वाला यूज्ड टू जो यहां पर लिखा हुआ है ये वाला यूज्ड टू आपका मॉडल है, ये वाला यूज्ड टू आपका मॉडल है, और ये वाला यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, दोनों यूज्ड टू में अंतर समझिए। अब एक बात और समझिएगा, जब कभी भी, जब कभी भी यूज्ड टू मॉडल होता है तब उस, यहां भी देखिए यहां भी टू लिखा हुआ है, यहां भी टू लिखा हुआ है, तो अब एक बात और समझिएगा, अगर कहीं भी टू लिखा होता है तो टू दो चीज का काम करता है, टू आपका प्रीपोजिशन भी होता है और टू आपका इन्फिनेटिव भी होता है, ये दोनों चीज होता है। फिर से समझिएगा, टू आपका प्रीपोजिशन भी होता है, टू आपका इन्फिनेटिव भी होता है, बस यही एक वर्ड ऐसा है जो कि डुअल नेचर शो का, और भी बहुत से वर्ड्स होते हैं, लेकिन टू जो होता है वो प्रीपोजिशन और इन्फिनेटिव दोनों होता है। ठीक है, अगर यूज्ड टू कभी भी मॉडल के जैसा काम करता है, फिर से समझिएगा, अगर यूज्ड टू आपका मॉडल होता है तब ये वाला जो टू होता है ये टू आपका इन्फिनेटिव हो जाता है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव होता है तब ये वाला टू जो होता है ये टू आपका प्रीपोजिशन हो जाता है। फिर से समझिएगा, जब यूज टू मॉडल के जैसा काम करता है तब ये वाला जो टू होता है, ये वाला जो टू लिखा हुआ है ये टू आपका यहां पर इन्फिनेटिव हो जाएगा,
ये टू आपका इन्फिनेटिव होगा, लेकिन ये वाला जो टू लिखा हुआ है ये टू आपका प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो यूज्ड टू जब आपके एडजेक्टिव के जैसा काम करता है तब वहां पर जो टू लिखा होता है वो टू आपका प्रीपोजिशन होता है, लेकिन जब यूज्ड टू मॉडल के जैसा काम करता है तब वहां पर जो टू होता है वो आपका इन्फिनेटिव होता है। और आपको पता है इन्फिनेटिव के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, कहीं भी कोई इन्फिनेटिव है उसके बाद V1 का यूज होता है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब हमेशा बिफोर फॉर्म में लिखा जाता है। फिर से समझिएगा, इन्फिनेटिव के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन अगर इन्फिनेटिव के बाद अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब हमेशा V4 फॉर्म में लिखा जाता है, जिरंड फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये देखिए इन्फिनेटिव के बाद ये वर्क लिखा हुआ, ये वर्क सही है, लेकिन ये टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद V4 का यूज होता है। तो यहाँ पर ये जो वर्क लिखा हुआ है ये वर्क आपका यहाँ पर ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो वर्क को हटाइए और यहाँ पर वर्क के बाद यहाँ पर क्या लिख दीजिए, वर्किंग, ठीक है। अब एक बात और समझिए, एक बात, जब यूज्ड टू आपका मॉडल होता है तब ये पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बतलाता है। मैं काम किए, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो यूज्ड टू जब मॉडल का काम करता है तब ये पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बतलाता है। लेकिन यूज्ड टू जब एडजेक्टिव होता है तब इसका अर्थ होता है आदी होना, अभ्यस्त होना, और इसी का साइन होता है अकस्टम्ड टू। फिर से समझिएगा, यूज्ड टू जब एडजेक्टिव होता है, अगर कहीं भी यूज्ड टू लिखा हुआ है और अगर ये यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है, अगर ये यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है तब इसी का साइनो होता है अकस्टम्ड टू। इसी का अर्थ होता है अकस्टम्ड टू, यानी कि इसका अर्थ होता है आदी होना, किसी भी चीज का आदी होना। जैसे कोई भी आदमी जो होता है वो सिगरेट पीने का आदी होता है, आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, आई एम अकस्टम्ड टू स्मोकिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तब इसी का अर्थ हो जाएगा क्या, अकस्टम्ड टू हो जाएगा। ये अब आइए अपने पॉइंट पर, देखिए कह रहा है कि बट इंडियंस आर अकस्टम्ड टू। अब देखिए यहां पर ये बी वर्ब है, ये वाला आपका बी वर्ब लिखा हुआ है, और बी वर्ब लिखा हुआ उसके बाद अकस्टम्ड टू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो अकस्टम्ड टू लिखा हुआ है ये अकस्टम्ड टू आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो ये वाला टू जो है, ये वाला टू आपका यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद देखिए यहाँ V4 का प्रयोग हुआ है, तो ये वाला V4 आपका क्या है, सही। अब एक बात और समझ लीजिए, जब यहां तक पहुंच गए हैं तो एक चीज और समझते हैं, हैविंग के बारे में समझते हैं। देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिए दो सेंटेंस लिखे, दूसरा दो सेंटेंस लिखे, एक लिखे आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास एक कार है। दूसरा लिखे हैं आई एम हैविंग माय लंच ऑन टाइम। समझिएगा, हैविंग का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में होता है, ठीक है, और ये हैविंग जब पॉजेशन बतलाता है, किसी भी चीज को रखने के बारे में बतलाता है, जैसे कि आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर। हैविंग का अर्थ जब पॉजेशन के, हैविंग जब पॉजेशन के रूप में यूज होता है तब याद रखिएगा उसके साथ V4 का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। फिर से समझिएगा, हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि हैविंग के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम आपसे यह कह रहे हैं हैविंग का अर्थ जब कोई भी चीज रखना होता है तब वहां पर आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है हैविंग के साथ। बाकी हर केस में आईएनजी, हैविंग के साथ आप आईएनजी लगा सकते हैं। तो यहाँ जो आई एम हैविंग लिखा हुआ है ये आपका गलत हो गया, ये जो लिखा हुआ आई एम हैविंग ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा आई हैव अ कार, और ये वाला सेंटेंस आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये आपका जिरंड है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये आपका क्या है, जिरंड है। हैविंग का यूज यहाँ जिरंड के रूप में हुआ है, तो ये वाला सेंटेंस आपका हैविंग आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि बट इंडियंस आर अकस्टम्ड टू हैविंग मोर एंड मोर चिल्ड्रेन। लेकिन इंडियंस में क्या होती है, आदत होती है, वो आदी होते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के। वो क्या होते हैं, अकस्टम्ड होते हैं, यूज्ड टू होते हैं, आदि आदि होते हैं, ठीक है। इट इज
थॉट टू बी अ डैश फ्रॉम गॉड, ऐसा समझा जाता है ये भगवान का डैश है, ये भगवान का डैश है। अब समझिएगा, भगवान का डैश है। एक बात समझिए, देखिए यहां पर ए लिखा हुआ है, यहां पर ए लिखा हुआ, एक बात और समझिएगा, एक वर्ड होता है आपका गुड, इसका जो पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर होता है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री जो होता है आपका बेस्ट होता है, ठीक है ना। एक वर्ड और आपका होता है बैड, इसका कंपैरेटिव डिग्री जो होता है आपका होता है वर्स, और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ये आपका वर्स्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है ये दोनों आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये दोनों पॉजिटिव डिग्री, ये दोनों आपका कंपैरेटिव डिग्री है, और ये दोनों आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, अगर कभी भी ए लिखा होता है तो ए के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही यूज किया जाता है, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जब भी आएगा तो कोई ना कोई आपका पॉजिटिव डिग्री ही आएगा, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकता। लेकिन देखिए यहाँ पर ये बेस्ट लिखा हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री, और वर्स्ट लिखा हुआ है, ये वर्स्ट भी आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये दोनों ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर। अब देखिए ऑल लिखा हुआ है, ऑल के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आता है तो वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्लेसिंग आपका क्या है, सिंगुलर है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इट इज थॉट, ऐसा समझा जाता है, देखिए ये पैसिव में लिखा हुआ है, ऐसा समझा जाता है टू बी अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, कह रहा है कि ज्यादा, कहते हैं ना कि बच्चे भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, हमारे इंडिया में बोला जाता है। तो इंडियंस जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के आदी होते हैं, और वो ऐसा सोचते हैं कि यह क्या है, भगवान का दिया हुआ क्या है, एक वरदान है, और यही कारण है कि वो क्या करते हैं, इंडियंस, हम इंडियंस ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था, ठीक है। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था। अब आइए यहाँ पर, अब देखिए ये वाला अभी हम लोग देखें तो देखिए, देयर इज नो रीजन टू बी, देयर इज नो रीजन टू बी सरप्राइज्ड, यहाँ पर आपका सरप्राइज हो जाएगा। बाय इंडियाज पॉवर्टी एवरी डे थाउजेंड्स आर बॉर्न, मेडिसिन हैज, यहाँ पर आपका हैज हो जाएगा। हेल्प्ड पीपल टू लिव लॉन्गर, द डेथ रेट हैज डैश चेंज, एक्सट्रीमली चेंज्ड, बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। Unless the birth rate declines, dash is no possibility, there is no possibility, there is no possibility for India to see good days, but Indians are accustomed to having more and more children. It is thought to be a great blessing, it is thought to be a great blessing। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था। अब आज तो एक ही कराया है, अगले दिन से आपको और ज्यादा दो तीन चार क्लोज टेस्ट करवाया करेंगे, जब भी करवाएंगे तो कम से कम 2 क्लोज टेस्ट या 3 क्लोज टेस्ट आपको करवाएंगे। आज चूंकि बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, 2-3 महीना के बाद मिल रहे हैं, तो आज एक ही क्लोज टेस्ट करवाया है, ठीक है। तो अब जब भी हम मिलेंगे तो हर चीज करवाएंगे आपको, क्लोज टेस्ट हुआ, कॉमन एरर्स, फिलर्स या कंसेप्ट हो गया, थ्योरी हो गया, सब चीज करवाएंगे आपको, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल तक करवाएंगे। बस इस चैनल से जुड़े हुए रहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ऑथेंटिक चीज मिलेगा आपको, ठीक है ना, आलतू फालतू कुछ भी नहीं, कुछ भी डिस्कशन कर दिए गलत सही, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ आपका ऑथेंटिक मिलेगा, ठीक है। तो आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं।